नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ट्रिपल ई बैंक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जनरेटर सीरीज का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वहाँ जाकर पहले देख लें, फिर इस लेक्चर से शुरू करें, कंटिन्यू करें। तो इससे पहले 5 लेक्चर हो चुका है और आशा करता हूँ कि आपको जनरेटर में बहुत ही अच्छी समझ बन रही होगी, एक पकड़ बन रहा होगा। और आप यकीन मानिए, जब आपका मशीन कंप्लीट हो जाएगा पूरा लेक्चर लेके, तो आप एक अपने आप को एक अलग लेवल पे ही महसूस करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते। तो हमने इससे पहले 100 सवाल कर लिए, आज हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल बोल रहा है क्या, इन ओवर कंपाउंड जनरेटर फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज। तो जो हमारा ओवर कंपाउंड जनरेटर होता है उसका फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। तो देखिए, इस सवाल को जानने से पहले हमको दो तीन चीज़ें और जान लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि जनरेटर का 3 टाइप होता है। सॉरी, जो मशीन है, चाहे जनरेटर हो या मोटर, इसका 3 टाइप होता है, ठीक ना। सबसे पहला हो जाएगा सेल्फ, सीरीज और शंट आ जाएगा इसमें। उसके बाद आएगा सेपरेटली उसके बाद आएगा हमारा कंपाउंड जनरेटर, ठीक। तो देखिए, ये सब जो नाम पड़ा है किसी भी डीसी मशीन का, वो डिपेंड एक्साइटेशन पे बेस्ड नाम है, ठीक ना। कि डीसी सीरीज में हम लोग फील्ड में जो एक्साइटेशन देते हैं मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बनाने के लिए, तो उसी बेसिस पे जनरेटर का नाम पड़ गया। अगर हम लोग सेल्फ खुद मतलब जो आप सप्लाई दे रहे हैं उसी से अगर हम लोग फील्ड को सप्लाई दे दिए तो सेल्फ हो जाएगा। अगर फील्ड फील्ड फ्लक्स कहाँ से आएगा, फील्ड से आएगा। तो सब चीज़ मैन डिपेंड करता है फील्ड बाइंडिंग पे। तो अगर फील्ड बाइंडिंग के लिए हम लोग अलग से बैटरी लगा के सप्लाई देंगे फ्लक्स बनाने के लिए, तो सेपरेटली हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, जो सीरीज और शंट में जो प्रॉब्लम आ रहा था ना, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये जनरेटर बनाया गया, कंपाउंड जनरेटर। और इसमें हम लोग सप्लाई सेल्फ भी देते हैं। अब देखिए, जो हमारा डीसी कंपाउंड जनरेटर है, ये हमारा इसमें सेल्फ सेल्फ ही हम लोग एक्साइटेशन देते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो हमारा 3 पार्ट हो जाता है डीसी कंपाउंड जनरेटर में। तो इसमें एक होगा आपका जाके फ्लैट, जिसको हम लोग बोलेंगे लेवल कंपाउंड। एक हो जाएगा ओवर कंपाउंड जनरेटर, एक हो जाएगा हमारा अम, और एक हो जाएगा हमारा अंडर कंपाउंड, ठीक ना। तो ये सब भी डिपेंड करता है एक्साइटेशन पे, कि फील्ड पे कैसा एक्साइटेशन दिए हैं, उसी पे ये नाम डिपेंड है। कि अगर हम लोग एक्साइटेशन ज़्यादा, अगर जो फ्लक्स है, एक्साइटेशन अगर ज़्यादा होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। अगर फ्लक्स ज़्यादा हो गया तो ओवर हो जाएगा। फ्लक्स अगर कम हो गया तो अंडर हो जाएगा। और फ्लक्स अगर इक्वल है, बराबर है, जो आउटपुट पे वोल्टेज मिल रहा है वो अगर जनरेटेड वोल्टेज के बराबर ही है, तो हमारा फ्लैट हो जाता है, ठीक ना। या उसको हम लोग बोलते हैं लेवल कंपाउंड, ठीक। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो सवाल है, ये सवाल बोल रहा है कि इन ओवर कंपाउंड जनरेटर फुल लो टर्मिनल वोल्टेज। तो देखिए, इसके लिए हमको करेक्टरिस्टिक जानना जरूरी है तीनों जनरेटर का। तो इसका करेक्टरिस्टिक देखिए कैसे होता है। ये हो गया आउटपुट वोल्टेज, ये होता है लोड करंट। ये दोनों के बीच ही आउटपुट पे यही ना मिलेगा हमको, लोड करंट। लोड लगाएंगे तो लोड करंट होगा। और जनरेटेड ईएमएफ या टर्मिनल वोल्टेज, ये दोनों होता है। अगर हम लॉस को आइडियल कंडीशन माने, तो जनरेटेड वोल्टेज ही टर्मिनल के आउटपुट में मिलेगा, तो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप ये करेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा तो यहाँ से 5 से 6 सवाल आपका सॉल्व हो जाने वाला है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले क्या जानते हैं कि जो फ्लैट कंपाउंड होता है उसमें हम लोड करंट बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा वो फ्लैट ही मिलेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। जो क्या बोलते हैं, ईजी जो जनरेटेड ईएमएफ होगा वो आउटपुट के टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक। ये फ्लैट कंपाउंड का हो गया। अब देखिए, ओवर कंपाउंड, अगर हम लोग का फ्लक्स मान लीजिए बढ़ गया, तो फ्लक्स बढ़ जाएगा तो ईजी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ईजी इक्वल टू होता है d∅dt। तो जनरेटेड ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। तो ओवर कंपाउंड में क्या होता है, ये हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो बढ़ जाता है जनरेटेड वोल्टेज से, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा ओवर कंपाउंड। अंडर कंपाउंड में क्या होता है कि हमारा जो फ्लक्स होता है वो घट जाता है। तो वो, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट होगा। वो ये हो गया ओवर कंपाउंड, ये सॉरी अंडर कंपाउंड। हाँ, तो फ्लक्स घट गया तो जनरेटेड ईएमएफ भी घट गया, तो अंडर हो गया। तो ये 3 सवाल तो सॉल्व हो ही गया हमारा। अब देखिए क्या होता है।
तो सबसे कम जो होता है वो अंडर कंपाउंड का ही आउटपुट होता है, ठीक ना। तो इससे पहले हमारा दो दो जनरेटर और आ जाएगा, अगर सेपरेटली है तो थोड़ा ऊपर आएगा, और अगर क्या बोलते हैं एक सेपरेटली हो गया और एक होगा अगर संट होगा तो वो थोड़ा सा ऊपर आएगा। सॉरी, अच्छा ये बना देते हैं, मान लीजिए अंडर कंपाउंड, ठीक है, यहाँ से अंडर कंपाउंड है। तो ये हो जाएगा मेरा सेपरेटली, उसके बाद आएगा संट का वोल्टेज, मतलब उस सेपरेटली से कम आता है, और ये अंडर कंपाउंड का हो जाएगा, बहुत ही कम आता है, मतलब लोड करंट अगर बढ़ाते जाएंगे तो इजी घटते जाएगा, ठीक ना। तो इसी को डिफरेंशियल भी बोलते हैं जो अंडर कंपाउंड होता है। तो देखिए हमारा सवाल था, इन ओवर कंपाउंड जनरेटर फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज इज, तो फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जा रहा था, घट जा रहा था, तो लेस देन नो लोड टर्मिनल वोल्टेज। नो लोड टर्मिनल वोल्टेज हमारा था यही वाला, ये वाला फ्लैट कंपाउंड वाला नो लोड, इसमें नो लोड पे जो वोल्टेज मिल रहा था, कोई लोड नहीं था तभी, तो घट ही जाएगा, लेस देन होगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 101 का सी। देखिए यहाँ पे सवाल पे आप मत जाइए कि कितना सवाल सॉल्व हो रहा है एक लेक्चर में। आपको एक सवाल सॉल्व कराने के चक्कर में 5 सवाल हम और करवा दे रहे हैं, ठीक ना। तो वो भी आपका सवाल बन ही रहा है, अगर एग्जाम में तो बहुत पूछा जाता है ये सब चीज़। तो चलिए इसके आगे चलते हैं। 102 नंबर देखिए हमारा क्या पूछ रहा है, इन ए लेबल कंपाउंड डीसी जनरेटर फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज। तो देखिए लेबल कंपाउंड और फ्लैट कंपाउंड का नाम ही लेबल कंपाउंड है, ठीक ना। फ्लैट कंपाउंड जो जनरेटर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लेबल कंपाउंड। तो क्या था, एक ही था ना दोनों का, टर्मिनल वोल्टेज और क्या बोलते हैं फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज क्या था लेवल कंपाउंड का, तो ई नॉट इक्वल टू ई जी था, से इक्वल था दोनों, तो बस इसका आंसर हो जाएगा इक्वल वाला। तो चलिए इसमें ए नंबर तो नहीं है, तो देखिए इसका बी नंबर पे ऑप्शन पे दिया हुआ इक्वल टू नो लोड टर्मिनल वोल्टेज, तो 102 का हो जाएगा हमारा बी। तो चलिए 103 नंबर देख लेते हैं क्या बोला, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ डीसी शंट जनरेटर ड्रॉप ऑन लोड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट। तो ये बोल रहा है कि जब डीसी शंट जनरेटर हमारा लोडेड कंडीशन में रहता है तो टर्मिनल का वोल्टेज का ड्रॉप होता है किस किस के कारण से, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, किसी एक को छोड़कर। एक रीजन ऐसा है जिसके कारण से ड्रॉप नहीं होता, बाकी सब के कारण से होगा। तो आर्मेचर का रिएक्शन के कारण ड्रॉप होता ही है, टर्मिनल का वोल्टेज घट जाता है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस ड्रॉप से भी घटेगा आउटपुट पे। फील्ड भी जब लोड नहीं, मतलब ये बोल रहा है कि जिस टाइम पे लोड नहीं लगा हुआ है उस टाइम पे भी किस किस एक को छोड़कर, सॉरी जब लोड लगा हुआ है तो उस टाइम पे किसी एक को छोड़कर बाकी सब के कारण से टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो किस एक को छोड़कर। तो ये दोनों रीजन तो होगा ही, ए और बी। सी भी होगा, फील्ड वीकनिंग ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन के कारण तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ही आउटपुट पे जाके, लेकिन कम्यूटेशन के कारण ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना। तो ये 103 का हमारा आंसर हो जाएगा, 103 का हो जाएगा हमारा डी। अब देखिए 104 नंबर क्या बोल रहा है, इन डीसी जनरेटर, जो डीसी जनरेटर है उसका एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक जो होता है ना वो होता है मैग्नेटाइजेशन करेक्टरिस्टिक माइनस ओमिक लॉस माइनस आर्मेचर रिएक्शन, ठीक। तो ये याद रखिएगा आप कि एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक जो होता है डीसी जनरेटर का, वो मतलब एक्सटर्नल पे जो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि लोड बढ़ाने पर वोल्टेज में क्या चेंज आ रहा है, यही एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक होता है, ठीक ना। तो वही क्या बोलते हैं आउटपुट जो आई स्क्वायर आर लॉस होगा वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो ड्रॉप हो रहा था उसको भी माइनस करेंगे। तो ये मैग्नेटाइजेशन करेक्टरिस्टिक जो है, मतलब जो हमारा फ्लक्स के कारण से, यही तो मैग्नेटाइजेशन करेक्टरिस्टिक हुआ ना कि फ्लक्स आया तो उससे ईजी आ गया, तो ईजी आ गया तो माइनस करेंगे इन लोग को, तभी ना हमारा आउटपुट पे जो एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक आएगा, आउटपुट पे जो वोल्टेज आएगा वही एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक हुआ। तो क्या होगा, इस सबको घटाएंगे तभी ना आउटपुट पे करेक्टरिस्टिक आएगा, मतलब वी टी आएगा। तो वही है आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 104 का सी। अब देखिए 105 नंबर क्या बोल रहे हैं, 105 नंबर पूछ रहा है ए साइनोसोइडल वोल्टेज ऑफ 5 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू द फील्ड ऑफ ए शंट जनरेटर। शंट जनरेटर के फील्ड में 5 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का साइनोसोइडल वोल्टेज अप्लाई किया गया, ठीक। द आर्मेचर वोल्टेज वेव, तो आर्मेचर का वोल्टेज का वेव क्या होगा या वेव फॉर्म। तो देखिए ये क्या होता है, हम जानते हैं कि ई बराबर प्रोपोर्शनल होता है एन फाई। अब हम लोग एन बराबर देखिए कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि ओमेगा जो होता है 2 पाई एफ होता है, ठीक। और एक ओमेगा अगर ये हो जाएगा जब हमारा स्टैटिक्स हो,
और जब हमारा मशीन रोटेटिंग होता है तो 2 पाई n/60 कर देते हैं, ठीक। तो देखिए ओमेगा ओमेगा में अगर इक्वल करेंगे तो एफ इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, स्पीड का। तो इसका मतलब एन प्रोपोर्शनल एफ का है, तो ई भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेरा एफ का। तो अगर इनपुट पे हम 5 हर्ट्ज देंगे तो वेव फॉर्म भी आर्मेचर द आर्मेचर वोल्टेज वेव फॉर्म भी 5 हर्ट्ज का होगा, विल भी। तो 105 का हो जाएगा हमारा बी। चलिए 106 नंबर देखते हैं। 220 डीसी जनरेटर इज रन एज फुल स्पीड विदाउट एनी एक्साइटेशन। मतलब फील्ड में कोई एक्साइटेशन हमने दिया ही नहीं है, तो जो जनरेटर मूव कर रहा है तो वो सिर्फ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण ही क्या बोलते हैं जनरेट करेगा वोल्टेज, क्योंकि फील्ड में एक्साइटेशन दिया नहीं तो फ्लक्स कहाँ से आएगा। तो जनरेटर के अंदर अंदर पहले से जो फ्लक्स पड़ा हुआ था, मतलब जब जनरेटर बंद कर देते हैं तो उसमें थोड़ा सा फ्लक्स रह जाता है, ठीक, वही रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। तो हम लोग एक्साइटेशन दिए ही नहीं और हम लोग फुल स्पीड पे घुमा रहे हैं, तो जो जनरेटर में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि फील्ड में हम लोग कुछ दिए नहीं तो फ्लक्स आया नहीं, तो ज़्यादा क्या बोलते हैं जो पहले से पड़ा हुआ था उसके कारण से कितना वोल्टेज आएगा, थोड़ा बहुत 2 से 3% आता है, ठीक, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण। तो देखिए 220 वोल्ट का 2% निकालेंगे तो हम लोग का 4.4 आता है, तो एक भी ऑप्शन में ऐसा है नहीं, ठीक। 2% इसका निकालेंगे तो 4 ही आएगा, 4.4 आएगा। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो इसके नियर बाय ऑप्शन क्या है, 50 तो होगा नहीं। 50 जब होगा नहीं, 220 वोल्ट हो नहीं सकता, जीरो तो होगा नहीं, तो यही वाला आंसर बनता है, 2 अबाउट। इसलिए अबाउट लिख दिया है कि 2 वोल्ट भी हो सकता है, 4 वोल्ट भी हो सकता है, ठीक। तो इसका हमारा हो जाएगा 106 का बी नंबर। देखिए आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप अगर थोड़ा सा भी थ्योरी पढ़े हुए हैं ना या पहले भी पढ़े हुए हैं तो आराम से सारा सवाल बना पाइएगा। और मैं एक मतलब जैसे आप एग्ज़ाम में जाओगे तो जनरेटर का सवाल बनाने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, यस, इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा और उसमें सारा वो कॉन्सेप्ट 10-15 कॉन्सेप्ट दे दूंगा छोटा छोटा, जिसको याद करके आपको एग्ज़ाम में बैठने जाना। अगर आप ये छोड़ के जाओगे ना तो एग्ज़ाम आपका नहीं निकलने वाला है। लेकिन अगर आप वो करके जाओगे तो मैं बताऊंगा ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस उस चीज़ को पकड़ के ज़रूर जाना। एग्ज़ाम में एक भी सवाल छूट जाए ना तो हम सारा वीडियो डिलीट कर देंगे, ठीक ना, इतना आप यकीन मानो। और आपको इलेक्ट्रिकल का अगर बाबा नहीं बना दिया ना, मतलब इलेक्ट्रिकल का राजा बना देंगे अगर आप कंटिन्यू अगर पूरा सीरीज मेरा देख लीजिएगा तो। इलेक्ट्रिकल का एक भी सवाल आपका छूटने वाला नहीं होगा, कोई भी एग्ज़ाम में जाके बैठिए, बस कंटिन्यू बने रहिए। और जो जो बोलते हैं, जैसे एक सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं 10 चीज़ और बताता हूँ तो उसको भी नोट कर लिया कीजिए कॉपी में, कॉपी पेन ले के बैठा कीजिए, ठीक ना। अब देखिए 107 नंबर जो हमारा पूछ रहा है कि इन अ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर सप्लाइंग रेटेड लोड द आर्मेचर रिएक्शन। तो अगर हम लोग लोड लगाएं तो हमारा जो आर्मेचर है उसमें करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो होगा तो उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, जिसके कारण से वो क्या करेगा, जो मैन मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करने का कोशिश करेगा। तो वही सवाल है, इससे पहले हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। तो वही सवाल पूछ रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन इज ऑलवेज परजेंट, तो बस परजेंट होगा ही। अगर हम लोग लोड लगाएं तो आर्मेचर में करंट जहाँ गया तो आर्मेचर रिएक्शन होगा ही। लिख लीजिए कहीं पे, गांठ बांध लीजिए इसको, कि अगर किसी भी कारण से अगर हमारा आर्मेचर में अगर लोड लगा दिया और करंट मतलब लोड लगाएंगे तभी करंट फ्लो होगा उसमें, ठीक। तो जैसे ही करंट मतलब जब हम लोग लोड नहीं लगाएंगे तो थोड़ा बहुत करंट फ्लो होगा तो वो नेग्लेजिबल माना जाता है, ठीक। लेकिन जैसे ही लोड लगाएंगे तो इसको हाई करंट का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। जैसे लोड देंगे तो हमको टॉर्क फोर्स फोर्स तो लगेगा ना, कि उसको घुम अगर मान लीजिए हम लोग 10 न्यूटन का लोड लगा दिए तो उसको घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोट जनरेटर को, आर्मेचर को बोल वो जनरेटर आर्मेचर को बोलेगा कि लोड यहाँ इतना 10 टॉर्क का आ चुका है तो तुम हमको सप्लाई दो। तो आर्मेचर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट को अपने अंदर लाने की कोशिश करेगा, कंडक्टर से फ्लो करवाने की कोशिश करेगा। और जितना ज़्यादा करंट फ्लो करवाएगा उतना ज़्यादा उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड आने लगेगा, तो वो मैन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने लगेगा, ठीक। तो ये तो बहुत बार हमने बताया भी है आपको। तो चलिए 108 नंबर देख लेते हैं। 108 नंबर बोल रहा है, इफ़ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ए डीसी जनरेटर द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट जीरो स्पीड विल बी। अब स्पीड है ही नहीं। तो देखिए इस सवाल का पूरा सेंस ये है
कि वो कौन सा वाइंडिंग है जो एनर्जाइज्ड है, और अगर हम उसको ओपन कर देते हैं या ओपन हो जाता है किसी कारण से, हो जाता तो यहाँ नहीं बोला लेकिन हम बोल रहे हैं आपको, ओपन हो जाता है, तो वो तो एक तो हमको तो क्या बोलते हैं, हमारे लिए तो डेंजर है ही, अगर हम वहाँ काम कर रहे हैं तो हमारे लिए डेंजर हो जाएगा वो। और उसके बाद जो उस वो अपना खुद का बाइंडिंग को भी डेंजर कंडीशन में डाल देगा, मतलब ख़राब हो जाएगा उसका बाइंडिंग, ठीक ना। और वो हाई इंडक्टिव वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए जो सन जनरेटर होता है उसमें क्या होता है, देखिए हम सबसे पहले एक चीज़ और जानिए कि जो हमारा स्पीड होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन फ्लक्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो अगर हमारा जो फील्ड बाइंडिंग है, जो फील्ड बाइंडिंग है हमारा, वो अगर किसी तरह से टूट गया चलते चलते, या किसी कारण बस ओपन हो गया जब एनर्जाइज्ड कंडीशन में है, या इसका मतलब रनिंग कंडीशन में है, तो अगर ये ओपन हो जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो मान लीजिए हम यहाँ हम फ्लक्स जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड हमारा एकदम इनफाइनाइट चल जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो ईएमएफ वोल्टेज जनरेट होगा वो एन के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर स्पीड हमारा इनफाइनाइट जा रहा है, मतलब आउट ऑफ कंडीशन जा रहा है, स्पीड बहुत हाई स्पीड चला गया, तो उस टाइम पे क्या होगा ना, वोल्टेज भी बहुत हाई हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, जो इंसुलेशन जो हम लगाए हैं जनरेटर या मोटर में, उसका भी तो एक कैपेसिटी होता है कि ये 230 वोल्ट को झेल सकता है, या 500 वोल्ट को झेल सकता है, 440 वोल्ट को झेल सकता है। मान लीजिए 800 वोल्ट या 765 वोल्ट आ गया, हाई वोल्टेज आ गया, बड़ा बड़ा जहाँ से जनरेटिंग पावर, वैसे हमारा जो जनरेशन होता है वो 11 और 33 के बीच होता है, मान लीजिए इतना वोल्टेज हो गया, मान लेते हैं, ठीक ना। तो क्या होगा, इंसुलेशन भी ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ पे जो काम कर रहा होगा उसके लिए भी खतरा हो जाएगा। तो वो कौन सा मशीन है, या क्या बोलते हैं, वो कौन सा मशीन या फील्ड, मतलब कौन सा वाइंडिंग है जो इस कंडीशन में मतलब गड़बड़ कर सकता है, तो फील्ड का वाइंडिंग होगा ना। तो फील्ड वाइंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, शंट फील्ड, ठीक। तो फील्ड क्या बोलते हैं, सीरीज वाला में कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज तो आर्मेचर के लिए लगा रहता है। और तो 110 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए एक, तो ये वाला कंडीशन शंट मशीन में आता है, ठीक ना। शंट मशीन में जो हमारा मोटर है उसमें ये होता ही है, तो क्या बोलते हैं जनरेटर में भी क्या बोलते हैं वोल्टेज का प्रॉब्लम ला देगा, मोटर में स्पीड का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो 111 का देखिए हम लोग चल देखते हैं क्या बोल रहा है। 111 नंबर बोल रहा है, 111 वेब बाइंडिंग इज कंपोज्ड ऑफ। तो वेब बाइंडिंग जो है वो कंपोज्ड मतलब क्या, तो कंपोस्ट मतलब बना, वेब बाइंडिंग बना होता है, तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा कि जो वेब बाइंडिंग होता है वो हमारा बना होता है द इवन नंबर विच इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ पोल्स प्लस 2। तो 111 का हो जाएगा हमारा सी, जो क्या बोलते हैं वेब बाइंडिंग होता है वो इवन नंबर विच इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ पोल, जितना पोल होगा तो सी नंबर और प्लस 2 करना हमको, ठीक। अब देखिए 112 नंबर हमारा बोल रहा है द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ। तो जो हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है, तो इसका हमने क्या बताया था, जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा, वो बड़ा होना चाहिए फील्ड रेजिस्टेंस से, तभी हमारा वोल्टेज डेवलप हो पाएगा जनरेटर में, ठीक। तो ये हमारा शंट मशीन के लिए होता है। तो वही बोल रहा है, तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस किससे क्या बोलते हैं, अब डीसी जनरेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ, तो किसका रेजिस्टेंस होता है, तो फील्ड का ना रेजिस्टेंस होता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस। देखिए फील्ड रेजिस्टेंस का ही नाम है क्रिटिकल रेजिस्टेंस। जिस प्रकार देखिए अगर मान लीजिए अब मान लीजिए हमारे पास 1 रुपया है, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, रुपया बोल देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 10 पैसा है, 4 पैसा है, 1 पैसा है, तो हम लोग उसको पैसा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में है तो दोनों मनी ही ना, सिर्फ नाम अलग अलग है क्योंकि इसका क्वांटिटी अलग अलग हो गया। तो उसी प्रकार इस आर एफ को ही हम लोग आर एफ को ही आर सी बोलते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वैल्यू पे डिपेंड हो गया। जिस प्रकार यहाँ पे वैल्यू घटा तो पैसा हो गया, वैल्यू बढ़ा तो रुपया हो गया, उसी तरह फील्ड रेजिस्टेंस का भी वैल्यू को क्या बोलते हैं, जो बढ़ा तो वो आर सी हो जाता है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस हो जाता है। अगर वैल्यू घटा हुआ तो उसी को फील्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए इसका 112 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब देखिए 113 नंबर क्या पूछ रहा है, व्हेन टू डीसी सीरीज जनरेटर आर रनिंग इन पैरेलल
एन इक्वलाइज़र बार इज़ यूज्ड। तो हमने बताया था इक्वलाइज़र बार का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, लैब बाइंडिंग में। इसको बहुत याद रखिएगा, बहुत पूछता है, कन्फ्यूजिंग सवाल भी है, लोगों को याद नहीं रहता, ठीक। और यहाँ पे इक्वलाइजिंग बार लगाते हैं हम लोग, ये कॉपर बार का बना होता है, ठीक। तो इसका यूज हम लोग के लिए हो जाएगा करंट का जो टू रिड्यूस द सो दैट टू सिमिलर मशीन विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल करंट टू द लोड। तो लोड पर जो है इक्वल करंट पहुंचवाने के लिए हम लोग ये करते हैं, ताकि वोल्ट यहाँ पे जो हम लोग लगाएं बार को, वोल्टेज को इक्वल कर देता है, तो करंट भी उसके कारण इक्वल हो जाता है, ठीक। तो और लोड पर भी जो इक्वल करंट पहुंचता है, तो वही आंसर है। तो हमारा इसका 113 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। सो ठीक ना। अब 114 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग जनरेटर मशीन विल ऑफर कांस्टेंट वोल्टेज ऑन ऑल लोड। तो देखिए इसको, जो कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट अगर बोलेगा रन, अगर ऐसा कुछ भी कांस्टेंट अगर मशीन में पूछ रहा है ना, तो हमेशा, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो तो हमेशा याद रखिएगा कि शंट का ही कोई सवाल होगा। शंट, शंट जनरेटर होगा, शंट मोटर होगा, ठीक। तो शंट जहाँ लगा होगा, अगर कांस्टेंट का बात कुछ भी कर रहा, वोल्टेज, स्पीड, कुछ चीज़ में भी कांस्टेंट का बात हो रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा शंट होना चाहिए, ठीक। तो देखिए अगर यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड मशीन, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन, लेबल कंपाउंड जनरेटर, तो यहाँ पे तो शंट है नहीं। तो देखिए अब शंट नहीं है तो अब दूसरा क्या होगा, तो हम लोगों ने फ्लैट या लेबल कंपाउंड पढ़ा था, फ्लैट या लेबल, तो इसमें भी तो कांस्टेंट था। तो ये दो चीज़ याद रखना कि अगर कांस्टेंट वाला बात कहीं भी हो रहा तो या तो शंट होगा, और कंपाउंड जन अगर शंट ऑप्शन में नहीं होगा तो कंपाउंड जनरेटर फिर देगा। वो कंपाउंड जनरेटर भी तीन तरह का है, तो तीनों में ओवर अंडर किसी में नहीं जाना है, फ्लैट में जाना है, क्योंकि इसी का ना ये नॉट इजिकल टू ईजी होता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लेबल कंपाउंड जनरेटर, 114 का सी। अब देखिए 115 देख लेते हैं। तो 15 नंबर हमारा बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग जनरेटर विल प्रीफर इफ दे आर रिक्वायर्ड टू बी रन इन पैरेलल। अगर पैरेलल में हमको ऑपरेशन करवाना तो कौन सा हम लोग प्रीफर करेंगे, सीरीज नहीं करेंगे, कंपाउंड भी नहीं करेंगे, तो शंट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली इसका डिजाइनिंग भी पैरेलल जैसा है। तो इससे याद रखिएगा कि अगर हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करवाना हो तो हम शंट जनरेटर का प्रीफरेशन करते हैं, ठीक। और देखिए वीडियो अगर लंबा हो रहा तो भागना नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है साथ साथ में। तो अगर आप 10-25 सवाल बना रहे हैं तो वो सोचिए 50-100 के बराबर है, ठीक ना। एक सवाल के साथ 10 सवाल बन रहे हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ क्वांटिटी में मत जाइए, क्वालिटी में जाइएगा, ठीक ना। तो 116 नंबर देखिए क्या है, टू जनरेटर आर रनिंग इन पैरेलल, वन ऑफ द जनरेटर में रन एज अ मोटर फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन। देखिए दो जनरेटर अगर पैरेलल में रन कर रहा है तो एक जनरेटर मोटर और एक जनरेटर जनरेटर में रन, मतलब दो जनरेटर जो है वो पैरेलल कंडीशन में रन कर रहा था, तो एक मोटर बन गया था, एक जनरेटर बन गया था। ये इसलिए बना था क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो गया, ठीक है। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा तो मोटर जनरेटर और जनरेटर मोटर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अपोजिट ही तो ना होता है कि इधर से करंट जा रहा है तो मोटर बोले, मान लीजिए इधर से करंट जनरेटर जा रहा, ये करंट जा रहा है तो मोटर बोलेंगे अगर सप्लाई यहाँ पे है, और अगर करंट इधर से आने लगा तो उसी को हम लोग जनरेटर बोल देते हैं। तो इसीलिए मोटर जनरेटर बन जाता है। तो इसके लिए हम लोग इक्वलाइजर बार का यूज करते हैं, ताकि वो जनरेटर है तो जनरेटर बना रहे, मोटर है तो मोटर बना रहे, ठीक। तो क्या देखिए इसका हो जाएगा, तो कोई ना कोई एक जनरेटर होगा क्या जो लार्ज शेयर ऑफ लोड कर रहा होगा, इसीलिए एक जनरेटर का ज़्यादा हो गया, एक जनरेटर का करंट कम हो गया, तो मोटर जनरेटर में कन्वर्ट हो गया। दैट जनरेटर टेक्स लार्ज शेयर ऑफ लोड विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन। यही रीजन यही है कि एक जनरेटर जो है लो, क्योंकि एक जनरेटर में करंट ज़्यादा हो गया तो इसलिए वो जनरेटर बना रहा है, उस ज़्यादा लोड शेयर करने लगा। एक जनरेटर कम करंट दे रहा है, इसका मतलब करंट ही तो लोड है ना, लोड अगर बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, तो इसका मतलब लोड करंट जो है वही ना क्या बोलते हैं, लोड है। तो क्लियर हो गया होगा आपको, 116 हो गया। 117 नंबर देखिए क्या है, ए डीसी जनरेटर वर्क ऑन ए प्रिंसिपल। अभी तो बच्चा वाला सवाल पूछ दिया, अगर किसी को भी खड़ा करके पूछ देंगे जो 8-9 में पढ़ता है वो भी बता देगा। फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक में, हाँ। तो 117 का सी। अब 118 देख ले, ए सीरीज जनरेटर कैन सेल्फ एक्साइटेड। तो सीरीज जनरेटर क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड का ही ना पार्ट है, सिर्फ सीरीज और शंट। तो यह ऑन ओ सॉरी, ये सीरीज जनरेटर क्या पूछ रहा है कि क्या स्टार्ट कर सकते, तो हाँ हम लोग कर सकते हैं। तो कब, ओनली इफ़ द लोड करंट इज़ जीरो, लोड करंट अगर जीरो है तो अब
ओनली इफ़ द लोड करंट इज़ नॉट जीरो, लोड करंट अगर जीरो नहीं है तब, अगर लोड करंट जीरो होगा, देखिए सीरीज जनरेटर में क्या होता है, ये हो गया फील्ड वाइंडिंग, ये हो गया क्या बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, और ये है हमारा आर्मेचर। तो लोड, अगर मान लीजिए लोड यहाँ लगा हुआ है, लोड अगर लोड करंट ही जीरो हो गया तो फील्ड से कोई जाएगा, मतलब करंट, अगर करंट ही नहीं जाएगा तो फ्लक्स ही नहीं, अगर फ्लक्स नहीं आएगा तो कहाँ से जी जनरेट होगा बाबा, तो ख़त्म ना कहानी। तो तभी जनरेट करेगा जब लोड लगा हो। तो ओनली, देखिए सीरीज जनरेटर को हम लोग तभी स्टार्ट कर सकते हैं सेल्फ जब उसमें लोड करंट जीरो ना हो। तो 118 का हो गया हमारा क्या, बी। अब 119 नंबर, ये सन जनरेटर को सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं, पूछ रहा है सेल्फ एक्साइट। तो कब कर सकते हैं, वही सेम सवाल है कि सीरीज को किए तो शंट को कैसे करेंगे, तो वही पूछ रहा है। ओनली इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड सर्किट इज लेस देन क्रिटिकल। तो हम लोगों ने बताया था ना कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है वो फील्ड रेजिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब फील्ड रेजिस्टेंस लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो ओनली इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड सर्किट इज लेस, तो ये 119 का ए हो जाएगा आंसर। ठीक, तो अब 120 नंबर चलते हैं। 120 नंबर में पूछ रहा है द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सीरीज जनरेटर इज 150 वोल्ट व्हेन द लोड करंट इज इतना 5 एम्पियर। इफ़ द लोड करंट अगर इंक्रीज कर देंगे 10 एम्पियर तो हमारा आई स्क्वायर आर लॉस जो है आर्मेचर का रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा होने लगेगा, तो डिक्रीज हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। 120 का डी, ये सॉरी बी। अब कैसे देखिए, हमारा हम फार्मूला किस क्या जानते हैं, जो जनरेटर का फार्मूला था ई जी इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए। ठीक, अब टर्मिनल वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, ई जी माइनस आई ए आर ए। अगर पहले 5 एम्पियर था अब 10 एम्पियर हो गया, तो ई जी से ज़्यादा, मतलब ई जी पहले मान लीजिए 150 था, तो 5 एम्पियर था, और मान लीजिए रेजिस्टेंस 1 एम्पियर का मान लेते हैं। ठीक, तो हमारा आउटपुट पे कितना आ रहा था 145, अब हो गया 10, तो -10 होगा ना, तो 140, तो वी टी घट गया ना, तो लेस देन होगा 150। तो 120 का हो गया 20। अब 121 में बताया ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ ए कंपाउंड जनरेटर इज 250 वोल्ट एट फुल लोड द टर्मिनल वोल्टेज। तो फुल लोड पे टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ओपन द ओपन सर्किट ऑफ ए कंपाउंड जनरेटर का जो ओपन सर्किट वोल्टेज जो 250 वोल्ट है एट फुल लोड द टर्मिनल वोल्टेज। तो फुल लोड में टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे कंपाउंड जनरेटर सिर्फ लिख दिया, अब ये नहीं लिखा कि ओवर वाला है या अंडर वाला है। तो ओवर वाला होगा जिसको हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड बोलते हैं, जो अंडर वाला होता है उसको हम लोग डिफरेंशियली कंपाउंड बोलते हैं। हाँ, तो कम्युलेटिव का मतलब ये होता है एडिशन, और डिफरेंशियल का मतलब होता है माइनस। तो इसमें देखिए फ्लक्स जो टोटल फ्लक्स होता है कम्युलेटिव में, तो फाइव सीरीज के कारण और शंट के कारण होता है। ठीक, ऐड हो जाएगा तो फ्लक्स यहाँ इंक्रीज हो जाएगा, और जो हमारा डिफरेंशियल होगा उसमें माइनस होता है, सीरीज वाला माइनस शंट। ठीक, तो इसमें डिक्रीमेंट होता है। तो हमारा आंसर देखिए क्या हो जाएगा, बढ़ भी सकता है अगर फ्लक्स बढ़ा, मान लीजिए अब यहाँ तो क्लियर नहीं किया, ओनली कंपाउंड लिखा हुआ है, तो हमारा जो फ्लक्स बढ़ेगा तो ईजी भी बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो ऐसा आंसर होना चाहिए। 121 का हम लोग देख लेते हैं क्या आंसर है। हाँ देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ, मे बी ग्रेटर और लेस देन 250 वोल्ट, तो 121 का हो जाएगा सी। अब 122 नंबर देखिए द डीसी जनरेटर ईच विथ आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ इतना। तो एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे, बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है कि डीसी जो जनरेटर है उसमें फील्ड का रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होता है या शंट का। तो किसका वैल्यू हाई होता है, सीरीज का हम लोग का ये आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, याद रखिएगा। शंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। हाँ सॉरी, सीरीज का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, सीरीज फील्ड का। हाँ, और जो शंट फील्ड होता है वो हाई होता है। तो इसको याद रखिएगा। और याद तभी रहता है जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा ना तो वहाँ पे हर एक न्यूमेरिकल में देखिएगा आर एस देगा 250 ओम है, और वहीं पे देगा आर ए हमारा 0.5 ओम, ऐसे छोटा देता है, बहुत छोटा होता है। तो देखिए 122 देख लेते हैं। टू डीसी शंट जनरेटर ईच विथ आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 ओम एंड फील्ड रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ भी है 50 ओम, बड़ा है ना।
रन इन पैरेलल एंड सप्लाई ए टोटल करंट 1000 एम्पियर का करंट जा रहा है सप्लाई इसमें, और रेजिस्टेंस आर ए दिया हुआ 0.5। तो देखिए हम लोग को इतना कुछ करना नहीं है। द लोड का इफ़ देयर ई एम एफ आर इतना इतना, अगर इसका पहला का ई एम एफ 270 है और दूसरा का 265 है, तो देखिए इसमें एक शॉर्टकट अपनाते हैं, ठीक ना। अगर इसको लॉन्ग में बनाएंगे तो वो तो बेकार हो जाएगा, एग्ज़ाम निकालना, हमको विद्वान नहीं बनना है, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए तो हमारा जो बस का टर्मिनल हो, बस में जो हमको वोल्टेज मिलेगा ई एम एफ, वो क्या होगा, दोनों का, क्योंकि पैरेलल में काम कर रहा है तो बस के पास तो कांस्टेंट ही वोल्टेज जाना चाहिए, तो दोनों का एवरेज निकाल देंगे 265 और 270/2। तो हमारा आ जाएगा लगभग 200 400 7 7 14, तो हमारा आ जाएगा 267.5 के आसपास, ठीक। तो 122 का हमारा हो जाएगा बी। जब भी ऐसा पैरेलल वाला ऑपरेशन का काम आए और रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी दिया है तो डराने के लिए है, आपको सिर्फ ईएमएफ को पकड़ना है, उसका एवरेज निकाल देना, ठीक। अब 123 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं। द एसेंशियल कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 डीसी जनरेटर इज द दे हैव। देखिए किसी चीज़ का भी पैरेलल ऑपरेशन करना है ना, तो 2 3 चीज़ हमेशा याद रखिए, वो नहीं रहेगा तो कभी पैरेलल ऑपरेशन कर ही नहीं सकते आप। एक जो होता है, जो दोनों का वोल्टेज है ईएमएफ है, दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब उसका भी अगर 200 है तो इसका भी उतना ही होना चाहिए। उसके बाद दोनों का फेस सीक्वेंस जो है, अगर E1 प्लस से माइनस इंटर कर रहा है तो सेकंड वाला सर्किट में भी प्लस से माइनस इंटर करना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग जब KVL लगाएंगे ना तो E1 माइनस E2 आएगा, तो ये एक दोनों को कैंसिल करेगा, तो जीरो आउटपुट आना चाहिए, ठीक। तो फेस सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा, द एसेंशियल ऑफ द पैरेलल, द सेम KVL नहीं, पैरेलल ऑपरेशन अगर 2 डीसी जनरेटर का करना हो तो इसेंशियल कंडीशन क्या है, जिसके बिना हम लोग कर ही नहीं सकते, तो सेम KVA रेटिंग नहीं चलेगा। अगर ये नहीं भी है तो भी हम लोग कर सकते हैं, KVA रेटिंग सेम नहीं है दोनों मशीन का, तो सेम ऑपरेटिंग RPM स्पीड भी घट उसका किसी का ज़्यादा है बड़ा है तो चलेगा। द सेम ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद सेम परसेंटेज रेगुलेशन। जो हमारा C नंबर है, सेम ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, ठीक ना। तो 123 का हो जाएगा C। अब देखिए 124 नंबर क्या बोला, इन केस ऑफ डीसी जनरेटर द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल इज कंसिडर्ड एज सुटेबल इफ द मशीन इज ड्राइवन। तो देखिए आर्मेचर वोल्टेज मतलब वो कौन सा डीसी जनरेटर है जिसका आर्मेचर वोल्टेज सुटेबल, एक सेकेंड, हाँ वो कौन सा डीसी मशीन है जिसका आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल सूटेबल होता है, तो ये होता है शंट मशीन, सॉरी, जिसका कांस्टेंट टॉर्क होगा, ठीक। जिसका टॉर्क कांस्टेंट होगा उसका आर्मेचर वोल्टेज जो होता है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं सूटेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 124 का आंसर हो जाएगा C। अब देखिए 125 में पूछ रहा है हमसे, When 2 DC जनरेटर आर रनिंग इन पैरेलल एन इक्वलाइजर बार इज यूज्ड। इक्वलाइजर बार का यूज्ड है कि वोल्टेज का लैप बाइंडिंग का जो वोल्टेज उसको इक्वल कर देना, और जो करंट है वो हमारा जाके अप्रोक्सीमेट इक्वल डिवाइड करवाना, ठीक ना, इसलिए हम लोग इक्वलाइजर बार का यूज करते हैं। तो 125 का यूज देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा लैप बाइंडिंग है, और हाँ लैप बाइंडिंग में यूज करते हैं, वेब बाइंडिंग में नहीं, और ये दोनों टर्मिनल में यूज करते हैं ताकि वोल्टेज इक्वल हो जाए और जो करंट है वो इक्वल डिवाइड हो। तो 125 का आंसर हो जाएगा D। तो आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। और 1-2 लेक्चर में ये पूरा सीरीज ख़त्म हो जाने वाला है। तो आप ट्रिपल ई बैंक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करें। और मेरा मेन मकसद है चैनल बनाने का, तो जिनके पास कोचिंग एफर्ट करने की क्षमता नहीं है, जो सुदूर गांव में बैठे हुए हैं और कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनको भी तो इंजीनियर बनने का शौक़ है ना। तो मेरे चैनल के द्वारा आप वो सारा चीज़ पा सकते हैं जो आपके कोचिंग में आपको मिलने वाला है। तो आपको सिर्फ कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहना और सब सवाल को सॉल्व करना, ठीक। आपका आप किसी भी एग्ज़ाम में जाके बैठो, आपका एग्ज़ाम निकलना तय है। और मैं एक छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो भी दूंगा जिसमें सिर्फ ये बताना है हमको कि आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले कौन सा टॉपिक पढ़ के जाएं।
मतलब जैसे जनरेटर ख़त्म होगा तो जनरेटर का मैं बता दूंगा कि इतना तो ज़रूर पढ़ के जाएँ, तो आपका सवाल देखिएगा टच ज़रूर होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और ट्रिपल ई बैंक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।